विश्वा नाविक रोज नदी के तट पर खड़े यात्रियों को अपनी नाव में बिठाकर नदी के पार दूसरे तट पर पहुंचाता था। जो थोड़े पैसे मिलते थे उसमें विश्वा की पत्नी मोहिनी घर चलाती थी। आप अपने काम के लिए जाएंगे, तब मैं भी वन में जाकर लकड़ी तोड़कर ले आती हूँ। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं बची है। अरे पर वन में जाने की क्या आवश्यकता है? वो लकड़ी वाला आता है ना, उसके पास से ही खरीद लो लकड़ियाँ। नहीं नहीं, वो लकड़ी वाला लकड़ियाँ बहुत महंगी बेचता है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं ही जाकर ले आती हूँ। विश्वा नदी पर चला जाता है। नाव को नदी में छोड़कर वो यात्री की प्रतीक्षा करने लगता है। मोहिनी वन में जाकर लकड़ियाँ तोड़कर लाती है। ऐसे ही दोनों अपना जीवन बिता रहे होते हैं। एक दिन जब मोहिनी वन में लकड़ी तोड़ने जाती है, तब उसे एक पेड़ के नीचे एक सुंदर सा नीला रंग का पक्षी पड़ा हुआ दिखाई देता है। मोहिनी उसके पास जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर पक्षी है, पर ये ऐसे जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है? कहीं ये जख्मी तो नहीं है? मोहिनी उसे नीले पक्षी को उठाती है। वो देखती है कि उसके एक पंख पर घाव है। अरे, इसके पंख पर तो घाव है। इसका ये घाव ठीक नहीं हुआ तो इसके शरीर में संक्रमण हो सकता है। मैं इसे घर लेकर जाती हूँ। मोहिनी उस नीले रंग के पक्षी को घर ले आती है और कुछ वनस्पतियाँ कूटकर उसका लेप बनाकर पक्षी के घाव पर लगा देती है। वो पक्षी के लिए एक कटोरी में पीने का पानी और दूसरे में अनाज के दाने रखकर वो पक्षी के पास रख देती है। शाम को विश्वा घर वापस आता है। विश्वा उस पक्षी को देखता है। अरे ये तो कितना सुंदर पंछी है। कहाँ से मिला तुम्हें ये पंछी? मैं आज वन में लकड़ियाँ तोड़ने गई थी, तब वहाँ एक पेड़ के नीचे ये पक्षी पड़ा हुआ था। इसके एक पंख पर घाव था। कदाचित ये पेड़ से नीचे गिरा होगा। या फिर किसी शिकारी ने इस पर पत्थर मारा होगा, उससे घाव हुआ होगा। अभी मैंने इसके घाव पर लेप लगा दिया है। कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं इसके लिए घास और रुई से एक घोंसला बनाता हूँ। तुम इसे उस घोंसले में रख दो, इसे और आराम मिलेगा। विश्वा उस नीले पक्षी के लिए अच्छा सा घोंसला बनाता है। मोहिनी उस पक्षी को घोंसले में रख देती है। अगले कुछ दिन मोहिनी और विश्वा रोज उस नीले पक्षी को लेप लगाते हैं और उसकी सेवा करती हैं। कुछ दिनों के बाद नीला पक्षी ठीक होकर उड़ने लगता है। उसे उड़ता हुआ देखकर मोहिनी और विश्वा को बहुत खुशी होती है। देखिए, कितने अच्छे से उड़ रहा है ये पक्षी। हाँ, तुमने इतने दिनों तक इसका ध्यान रखा है, इसी के कारण ये संभव हुआ है। पर अब ये कुछ ही दिनों में आसमान में उड़ने लगेगा। इसका अर्थ है कि ये हमें छोड़कर चला जाएगा। अब ये हमारे साथ नहीं रहेगा। मुझे पता है कि तुम्हें इस पंछी से बहुत ज्यादा लगाव हो गया है, पर यह एक पंछी है, कब तक ऐसे घोंसले में रहेगा? आपकी बात सही है, पर मैं इसे अपने बच्चे जैसा समझ रही थी। ये यदि मुझसे दूर हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा। हाँ, मुझे पता है तुम इससे बहुत प्रेम करती हो, पर हम इसे जबरदस्ती हमारे घर में नहीं रख सकते। यदि ये भी हमसे प्रेम करता होगा तो ये हमसे दूर नहीं जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नीला पक्षी रोज आसमान में उड़ने चला जाता है और शाम होते ही मोहिनी के पास लौट कर आता। ये देखकर मोहिनी को बहुत खुशी होती थी कि नीला पक्षी भी उससे प्रेम करता है। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। 3-4 दिन लगातार बारिश हो रही थी। विश्वा सुबह रोज की तरह तैयार हो जाता है। मुझे लगता है कि आज आप नाव नदी में मत जाइए। देखिए, कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ, बारिश तो हो रही है, पर अगर मैं काम करने नहीं गया तो हमें पैसे किस प्रकार मिलेंगे? हाँ, पर इतनी तेज बारिश में नदी में जाना ठीक होगा? नदी में बाढ़ आने की संभावना है। मुझे तो आपका जाना सुरक्षित नहीं लग रहा है
और इतनी बारिश में कौन आएगा दूसरे तट पर जाने के लिए? कुछ नहीं होगा, अभी तक नदी ने अपने तट से बाहर आना शुरू नहीं किया है। तुम चिंता मत करो, मैं ज्यादा नहीं 2-3 यात्रियों को छोड़कर वापस आ जाऊंगा। मोहिनी को विश्वा का जाना ठीक नहीं लग रहा था, पर विश्वा को पैसे के लिए जाना पड़ रहा था। विश्वा चला जाता है। विश्वा बहुत देर तक नदी पर बैठा हुआ होता है, पर कोई यात्री नहीं आता। लगता है मुझे मोहिनी की बात मान लेनी चाहिए थी। आज कोई यात्री आएगा ऐसा लग नहीं रहा है, और बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। विश्वा ऐसे विचार कर ही रहा था कि तभी बारिश से बचते हुए एक यात्री आता है। नाविक, मुझे नदी पार करके जाना है, क्या तुम मुझे ले चलोगे? हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं, मेरा यही तो काम है। हाँ, पर इतनी बारिश हो रही है इसीलिए पूछ रहा हूँ। बाकी नाविक भी नहीं आए आज। कदाचित बारिश और नदी में बाढ़ आने के आसार को देखकर सब घर में ही हैं। पर मेरा जाना भी अति आवश्यक है, नहीं तो मैं भी नहीं जाता। मुझे बहुत जल्दी है। हाँ, पर आप चिंता मत कीजिए, जल्दी बैठिए, मैं आपको समय पर पहुंचा दूंगा। माधव नाव में बैठ जाता है। विश्वा ध्यान से नाव चलाने लगता है। अब नाव नदी के बीचों बीच पहुंच जाती है। अचानक बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। नदी के पानी का स्तर बढ़ने लगता है। विश्वा की नाव पानी के तेज बहाव में हिचकोले खाने लगती है। अरे ये क्या, नाव तो हिचकोले खा रही है। हाँ, पानी का बहाव बहुत तेज है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कुछ करो, नहीं तो हम डूब जाएंगे। हाँ मालिक, मैं प्रयास कर रहा हूँ, पर इतने तेज बहाव में मेरी नाव टिक पाएगी ऐसा नहीं लगता मुझे। माधव और विश्वा दोनों नाव को पकड़कर बैठे होते हैं, पर नाव पानी के बहाव में टिक नहीं पाती और पलट जाती है। माधव और विश्वा दोनों नदी के पानी में बहने लगते हैं। इधर मोहिनी घर पर विश्वा की प्रतीक्षा कर रही थी। दिन से रात हो जाती है, पर विश्वा नहीं लौटता। अब मोहिनी को विश्वा की बहुत चिंता होने लगती है। अगली सुबह मोहिनी को गांव वाले से पता चलता है कि नदी में विश्वा की पलटी हुई नाव किनारे पर मिट्टी में फंसी हुई दिखाई दी है, पर विश्वा का कोई अता पता नहीं चला है। मैंने उन्हें कहा था कि आप नदी में मत जाइए, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब होनी को कौन टाल सकता है मोहिनी, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। गांव वाले मोहिनी को मिलकर चले जाते हैं। अब विधवा बनी मोहिनी अपना पेट पालने के लिए वन में जाकर लकड़ियां तोड़ कर लाती थी और उसे बेचकर कुछ पैसे कमाती थी। नीला पक्षी भी कुछ दिनों से उसके पास नहीं होता। कहाँ चले गए हो तुम नीले पक्षी? मेरे पति का तो देहांत हो गया। एक तुम ही थे जिसे देखकर मैं अपना दुख थोड़े समय के लिए ही सही पर भूल सकती थी, पर कुछ दिनों से तुम भी नहीं आए हो। अब मैं किसके सहारे जीवित रहूं और किसके लिए? मोहिनी अब पूरी तरह से अकेली हो गई थी। एक दिन उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। ये पता चलने पर मोहिनी बहुत खुश हो जाती है। वो बिमला के घर लकड़ी बेचने जाती है। तब मोहिनी का थका हुआ चेहरा देखकर, क्या हुआ मोहिनी, तुम्हारा चेहरा इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? अब आपसे क्या छुपाऊं विमला भाभी, मैं गर्भवती हूँ और ऐसी हालत में भी मुझे लकड़ी तोड़ने और बेचने का काम करना पड़ रहा है। क्या तुम गर्भवती हो? परंतु तुम्हारे पति का तो कुछ दिनों पहले निधन हो गया है। हाँ, पर मुझे अभी पता चला कि मैं गर्भ से हूँ। मेरे पति की आखिरी निशानी मेरे पेट में पल रही है। विमला को मोहिनी की बात पर विश्वास नहीं होता। वो मोहिनी को अजीब तरीके से देखने लगती है। विमला के माध्यम से मोहिनी के गर्भवती होने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे वो मोहिनी तो चरित्रहीन है, पति के मरने के बाद गर्भवती हुई है। हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ, इसलिए तो भागकर सबको बताने चल पड़ी हूँ।
मुझे लगता है कि हमें सरपंच जी से इस विषय में बात करनी चाहिए। ऐसी चरित्रहीन स्त्री हमारे गांव में रहेगी तो बाकी स्त्रियों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। विमला और सुलभा गांव वालों के साथ सरपंच के पास जाती हैं। सभी मिलकर मोहिनी को चरित्रहीन सिद्ध करते हैं और उसे गांव से निष्कासित कर देते हैं। बेचारी मोहिनी गांव को छोड़कर अब वन में रहने लगती है। उसे अपने पति और नीले पक्षी की बहुत याद आने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहिनी बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तब वो एक साधु के आश्रम में थी। मैं यहाँ कैसे आ गई और आप कौन हैं? मैं साधु की पत्नी हूँ, अनुपमा। तुम वन में बेहोश होकर गिर गई थी। हमारे एक पक्षी ने हमें इसकी जानकारी दी और हम तुम्हें यहाँ ले आए। क्या एक पक्षी? मेरे पास भी एक नीला पक्षी था, पर पता नहीं अब वो कहाँ चला गया है। तुम्हें इस स्थिति में ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। अगले कुछ दिन अनुपमा मोहिनी का बहुत ध्यान रखती है। मोहिनी का स्वास्थ्य अब ठीक हो जाता है। अब मोहिनी साधु के आश्रम में ही रहकर उनकी सेवा करने लगती है। एक दिन उसे वो नीला पक्षी दिखाई देता है। वो मोहिनी के पास आकर बैठता है। कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा कर रही थी। मुझ पर मुसीबत का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है और तुम मेरे साथ नहीं थे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं भी तुम्हें बहुत स्मरण करता था, परंतु बारिश के कारण कहीं फंस गया था। इतनी तेज बारिश में मेरा तुम्हारे पास आना संभव नहीं था। नीले पक्षी को बोलते हुए देखकर मोहिनी को बहुत आश्चर्य होने लगता है। तुम बोल कैसे सकते हो? आज से पहले तो कभी नहीं बोलते थे। मैं जब अति आवश्यकता होती है तभी बोलता हूँ। मुझ में मनुष्यों की भाषा बोलने की शक्ति है, बस मैं उसका उपयोग नहीं करता। तुम्हें पता है, मेरे पति की मृत्यु हो गई और गांव वालों ने मुझे चरित्रहीन समझकर मुझे गांव से निष्कासित कर दिया है। इस पर नीला पक्षी कुछ नहीं बोलता है और उड़कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। कुछ महीनों के बाद मोहिनी एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। बहुत प्यारा बेटा है तुम्हारा पुत्री। हाँ बाबा, पर ये कितना दुर्भाग्यशाली है। इसके सर पर इसके पिता का हाथ नहीं है और इसकी माँ को भी चरित्रहीन समझते हैं सब। नहीं पुत्री, मैं कई दिनों से तुमसे यही कहने का प्रयास कर रहा था, पर आज इस बालक को देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में विधवा होना नहीं लिखा है। तुम्हारा पति और इसका पिता अवश्य जीवित होगा। आप सच कह रहे हैं बाबा। यदि ऐसा हुआ तो मेरे जितना भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। ईश्वर की इच्छा होगी तो तुम्हारा पति जल्दी ही तुमसे मिलेगा। ऐसा मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। मोहिनी अभी भी आश्रम में ही रहती थी। आश्रम के सब काम करके उसे वहाँ भोजन और सुरक्षा मिलती थी और उसके बेटे को एक छत। दिन बीत रहे होते हैं और अब मोहिनी का बेटा 10 महीने का हो जाता है। एक दिन उस आश्रम में एक आदमी आता है। उसकी दाढ़ी और बाल बहुत बड़े होते हैं और थोड़ा सा पानी दीजिए, कोई पीने को, बहुत प्यास लगी है। उसकी आवाज सुनकर मोहिनी बाहर आती है। वो विश्वा को पानी देती है पर उसे पहचानती नहीं। विश्वा मोहिनी को पहचान लेता है और मोहिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप कौन हैं? मोहिनी, मुझे भूल गई अपने पति को। क्या आप जीवित हैं? हाँ, मैं उस दिन नदी में गिर गया था और नदी का तेज बहाव मुझे दूर तक बहाकर ले गया था, पर मैं पेड़ से जाकर टकरा गया और बाढ़ का पानी उतरने के बाद
जैसे तैसे नदी से बाहर आया, परंतु तब तक मैं बहुत दूर पहुंच गया था। कई दिनों से अपने गांव का रास्ता ढूंढते हुए चलकर थक गया हूँ। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोहिनी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अनुपमा मोहिनी के बेटे को लेकर आती है। मोहिनी, ये लो अपने बच्चे को। मोहिनी, ये तुम्हारा बच्चा है? ये हमारा बच्चा है जी। उस दिन आपके नदी में डूब जाने की खबर आई और मेरी दुनिया ही बदल गई। मैं लकड़ियां तोड़कर जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। एक दिन मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, पर जब गांव वालों को ये बात पता चली, उन्होंने मुझे चरित्रहीन कहकर गांव से निकाल दिया। उनका कहना था कि पति के मरने के बाद मैं गर्भवती हूँ। तो क्या असत्य कहा उन्होंने? नहीं, मैं इस बच्चे को अपना नहीं मानता। ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपका ही बच्चा है। आपके सिवा मेरे जीवन में और कोई पुरुष नहीं है। तुम सच बोल रही हो? इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, पर मैं सच बोल रही हूँ। साधु अनुपमा और नीला पक्षी दोनों की बातें सुन रहे थे। विश्वा ये मानने को तैयार नहीं था कि वो बेटा उसका है। वो बाकी गांव वालों की तरह मोहिनी को दोषी समझ रहा था। तभी नीला पक्षी कहता है, मोहिनी सच कह रही है विश्वा, तुम्हें उसका विश्वास करना पड़ेगा। नीले पंछी, अब तुम बोलना भी सीख गए हो और तुम सच बोल रहे हो, ये मैं कैसे मान लूं? क्योंकि मैं झूठ बोल ही नहीं सकता, मैं सच ही बोल रहा हूँ। तभी अचानक नीले पक्षी के स्थान पर एक ऋषि प्रकट हो जाता है, जो साधु का शिष्य था। विश्वा, ये मेरा शिष्य है। इसका नाम सत्यदेव है और इसने सदा सत्य बोलने का व्रत लिया है। परंतु एक बार इसने असत्य कहा और ये एक पंछी के रूप में बदल गया। आज इसने सत्य बोलकर एक निर्दोष को दोषी सिद्ध होने से बचाया है। इसीलिए ये अपने मूल रूप में वापस आ गया है। यदि ये असत्य बोल रहा होता तो ये कभी फिर से मनुष्य नहीं बन पाता। यही प्रमाण है। तुम्हारी पत्नी सत्य कह रही है और तुम्हें मेरी बात पर भी विश्वास ना हो तो तुम्हें मैं अपनी शक्ति से ये दिखा सकता हूँ कि तुम्हारी पत्नी ने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। फिर साधु अपनी शक्ति से विश्वा को उसके जाने के बाद की सभी झलकियाँ दिखाते हैं, जिसमें कहीं भी मोहिनी किसी पुरुष के साथ बात करते हुए भी दिखाई नहीं देती है। विश्वा को विश्वास हो जाता है कि मोहिनी सच बोल रही है और वो उसे और अपने बेटे को लेकर घर चला जाता है। दोनों अपने बेटे के साथ खुशी से रहने लगते हैं।